हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के टॉपिक से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। तो देखिए गाइस, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इस टॉपिक पे अपन आएंगे। क्योंकि बैकग्राउंड जब आप समझ जाओगे तो ये टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आपको शायद याद आ रहा होगा गाइस, हमने डिस्कस भी किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक पीस डील हम लोग को देखने को मिली थी, शांति का एक एग्रीमेंट था। ये फरवरी 2020 में हुआ था। और इस एग्रीमेंट के थ्रू अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान को छोड़कर जाएंगे 1 मई से, राइट, 1 मई से। तो ये एग्रीमेंट क्या था, इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में और किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था? तालिबान के बीच में, ठीक है। इस एग्रीमेंट में ये चीज थी कि अफगानिस्तान, और आपको बता दें गाइस कि अफगानिस्तान टेररिस्ट का एक गढ़ हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर काफी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, काफी वॉयलेंट एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। इसमें मैक्सिमम जो एक्टिविटी जो होती है वो हम लोग को तालिबान की तरफ से देखने को मिलती है। तो तालिबान का काफी मेजर कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है। काफी एरियाज पर इनका कंट्रोल है और ये तालिबानी जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो एग्रीमेंट हमें देखने को मिला है यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और तालिबान के बीच में, राइट, कब? फरवरी 2020 के एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन थी, पीस डील में ये चीज मेंशन थी कि तालिबान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को अफगानिस्तान से बंद कर दे, यानी कि किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी में तालिबान इन्वॉल्व ना हो। उसके बदले में यूनाइटेड स्टेट्स अपने सोल्जर्स को, अपने ट्रूप्स को जो है वो वापस ले लेगा, राइट। कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रूप्स, जो सोल्जर्स जो तैनात हैं कहाँ पर? अफगानिस्तान में, वो वापस चले जाएंगे अगर तालिबान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान में नहीं करेगा। तो ये चीज इसके एग्रीमेंट में हम लोग को देखने को मिली थी। बट इस एग्रीमेंट में क्या हो रहा है अभी एट प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच में शांति को लेकर वार्ता भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी शांति को लेकर दोहा में पिछले साल सितंबर के दौरान। बट कोई भी एज सच रिजल्ट जो है, कोई भी महत्वपूर्ण सफलता जो है वो इस शांति वार्ता में, पीस टॉक में नहीं मिली। मतलब अभी भी वॉयलेंट एक्टिविटी हम लोग को अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। अभी भी शांति जो है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में पूरी तरह से नहीं कायम हुई है। तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन गाइस, इनको ये चिंता है, राइट, कि पीस टॉक, एक तो शांति वार्ता जो है वो एक तो काफी धीमी गति से चल रही है। दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स का असेसमेंट एक हम लोग को सामने आया, अमेरिकी आकलन एक हम लोग को सामने देखने को मिला, जिसमें ये चीज बात की गई कि अगर अमेरिकी ट्रूप अफगानिस्तान से वापस चले जाते हैं तो तालिबान जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर देगा अफगानिस्तान के अंदर। इससे काफी ज्यादा फायदा जो है वो तालिबान को होने वाला है। आपको बता देगा इसकी तालिबान ऑलरेडी काफी, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर काफी सारे एरिया में उसने अपना कंट्रोल करके रखा हुआ है और जहां जहां पर उसका कंट्रोल है उन शहरों पर इसने अपना शिकंजा कसा हुआ है। और अमेरिकी सोल्जर अगर अफगानिस्तान में तैनात नहीं होंगे तालिबान की टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए, तो तालिबान जो है वो खुला छूट जाएगा, उसके हाथ खुले हो जाएंगे और वो अफगानिस्तान के अंदर ग्रेटर कंट्रोल जो है वो कर सकेगा। और एक बार उसने अपने अफगानिस्तान के और भी दूसरी वेरियस सिटीज में जहां पर अभी तक उसका कंट्रोल नहीं है, वहां पर तालिबान ने अगर कंट्रोल कर लिया तो दोबारा से उस सिटी को फ्री कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे कि आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज है। तो इसको लेकर जो है वो अमेरिका ने अभी क्या किया है, अमेरिका ने फोकस किया है, जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फोकस किया है एक नए पीस प्लान के ऊपर। ये बेसिकली इन्होंने प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव रखा है एक नई शांति योजना का बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये नई शांति योजना से अफगान सरकार और तालिबान के बीच में शांति जो है वो कायम हो सकेगी, राइट। हिंसा जो है वो कम हो सकेगी, कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर, राइट। जो तालिबान की तरफ से जो वॉयलेंट एक्टिविटी होती है तो वो कम हो जाएंगी, राइट, एक नए पीस प्लान से या फिर नई शांति योजना के कारण, राइट। तो अमेरिका ने क्या प्रपोजल रखा है, किस चीज के बारे में बात करी कि यह नया शांति जो प्रपोजल है या नई पीस प्लान जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंडर, उनके नेतृत्व में रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, भारत यानी कि इंडिया, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे और ये रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस करेंगे एक यूनिफाइड अप्रोच को
जो कि पीस को सपोर्ट करेगी अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि एक ऐसी यूनिफाइड अप्रोच होगी कि सभी कंट्रीज साथ में मिलकर एक ऐसी अप्रोच जो है वो तैयार करेंगे जिसके चलते अफगानिस्तान में शांति जो है वो कायम रह सके। और जो टॉक्स हैं, शांति वार्ता वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है अफगानिस्तान सरकार के बीच में और तालिबान के बीच में, वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि और तेजी से होने लगेगी और शांति कायम होना शुरू हो जाएगी। और अगर दोनों साइड जो है वो सहमत होते हैं, राइट, यानी कि दोनों साइड अफगानिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्निंग अरेंजमेंट्स में सहमत होते हैं, यानी कि अफगानिस्तान के भविष्य की संवैधानिक और शासन व्यवस्था पर दोनों की आम सहमति होती है, तो पीस तो ऑब्वियसली बात है कि अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलेगी, शांति अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलेगी। और इस न्यू प्लान के अंदर ये भी है कि एक रोड मैप को तैयार करना, एक नई इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लेकर, राइट, एग्री करना है कि परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर जो है वो अफगानिस्तान में हमें देखने को मिले, यानी कि तालिबान और अफगानिस्तानी सरकार के बीच में एक सीज फायर हो जाए, परमानेंटली युद्ध विराम हम लोग को देखने को मिले, जिसके चलते किसी भी प्रकार का इशू जो है वो तालिबान और अफगान सरकार के बीच में ना हो, राइट। तो ये सब चीजें इस एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट नहीं कहेंगे अभी, तो ये पीस प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक प्रपोजल रखा गया है। अब आगे चल के ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर ये सब पॉइंट्स इस प्रपोजल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। फिर हो सकता है कि बाद में जाकर जब इसको एग्री करें तो और भी जो दूसरी कंट्री इनको शामिल करने की बात की जा रही है, जैसे कि रशिया, ईरान, इंडिया, राइट, पाकिस्तान, तो इनसे भी कुछ बातें जो है वो ऐड ऑन करके, क्योंकि इसमें बताया ना कि एक यूनिफाइड अप्रोच हमें देखने को मिलेगी कि सब कंट्री जो है वो यूनिफाइड अप्रोच लें, यानी कि तैयार करें और अफगानिस्तान के अंदर शांति को कायम करने पर काम करें, फोकस करें, राइट। तो आगे चल के हो सकता है कि इस नए पीस जो प्लान है, नई पीस डील जो है, शांति प्लान, तो इस पर हो सकता है कि नए नए पॉइंट्स और आगे चल के ऐड ऑन हो। तो जब आगे चल के ऐड ऑन होंगे तब हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी के लिए इतने जो फैक्ट मैंने भी आपको बताए तो उतनी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। और तालिबान पर भारत का क्या पक्ष है, इंडिया की क्या पोजीशन तालिबान पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखिए गाइस, इंडिया जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि पहले भी उसको नहीं बुलाया गया, जैसे कि ओरिजिनल मॉस्को प्रोसेस की बात करें या फिर यूनाइटेड नेशन के अप्रैल 2020 के 6+2+1 फॉर्मूला की बात करें, तो इस दौरान जो है वो हमें शामिल नहीं किया गया था और इसीलिए हम लोगों ने विरोध प्रकट किया, यानी कि अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए हमसे कोई बातचीत नहीं की गई थी, राइट। और आपको बता दें गाइस कि इंडिया ने पहले भी, जब तालिबानी रिजीम हम लोग को 1996 से 2001 के पीरियड में देखने को मिला था, तालिबान का शासन 1996 से 2001 के बीच में हमें देखने को मिला था, तो उस समय हम लोगों ने मना कर दिया था कि हम किसी भी प्रकार की मान्यता जो है वो तालिबान को नहीं देंगे, क्योंकि गाइस हम लोग तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मानते हैं जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट है, राइट। तालिबान को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मानते हैं, हम लोग उसको एक पॉलिटिकल आउटफिट की तरह या पॉलिटिकल यूनिट की तरह नहीं मानते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं मानते कि अफगानिस्तान की ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करती है अफगानिस्तान के। हम लोग उसको पॉलिटिकल आउटफिट की तरह बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम लोग ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मानते हैं, इसलिए हम लोग तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, राइट। इसको हम लोगों ने सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि आप खुद जानो ना कि अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर बातचीत होगी तो वो तो गलत होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी आउटफिट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म होना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करके, उसको मिनिमाइज करके, उसके साथ सौदे वगैरह करने का कोई हमारा विचार रहता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग जितनी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं कि टेररिज्म को खत्म करना है, और जो भी इस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना है। अब अगर कोई कंट्री की पॉलिटिकल आउटफिट जो बोलती है कि वो पॉलिटिकल आउटफिट है और वो टेररिस्ट और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और उसके साथ फिर हम लोग बातचीत करें, तो ये फिर ठीक बात नहीं होगी, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का एक मेन रोल हम लोग को एज अ पॉलिटिकल यूनिट की तरह भी देखने को मिलता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स में तालिबान का भी एक मेजर रोल है, राइट। तो ये वाली बात है। और हम लोगों ने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो काबुल के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो उसके साथ हम लोग डील करते हैं, राइट। और इवन नदन अलायंस को हम लोगों ने सपोर्ट किया था, जो कि तालिबान के अगेंस्ट फाइट करती है अफगानिस्तान में, राइट। तो हम लोग जो है वो तालिबान को मान्यता नहीं देते, हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम लोग बल्कि उसके विरोधी बात करते हैं कि उसके अगेंस्ट जो है वो हमें फाइट करनी है, राइट, तालिबान के अगेंस्ट। और साथ ही साथ हम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट काबुल के अंदर है, सिर्फ उसके साथ ही डील करते हैं और तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मानते हैं जिसको पाकिस्तान की बैकिंग है,
राइट। और इंडिया सपोर्ट करती है अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस को, राइट। और आज की डेट में रिकंसिडर करने की क्या आवश्यकता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो रिफ्यूजल है कि तालिबान के साथ इंडिया को किसी प्रकार से एंगेजमेंट नहीं करना है, ये पाकिस्तान को एक फ्री हैंड देती है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को एज अ प्रॉक्सी की तरह यूज कर सके इंडिया के इंटरनल मैटर्स में, राइट। तो ये वाली बात है। दूसरी बात, इंडिया का रीजनल और ग्लोबल पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो वो बताया जाता है कि अप्रोप्रिएट है कि इंडिया को एंगेज करना चाहिए सभी की प्लेयर्स के साथ अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया की रीजनल वाइज की भी अगर हम लोग बात करें, राइट, तो इस एरिया की, एशिया के एरिया की, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया का एक मेजर रोल हम लोग को देखने को मिलता है, एक मेजर सिग्निफिकेंस हम लोग को देखने को मिलता है, पोजीशन हमें देखने को मिलती है, राइट। और ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया की एक पोजीशन है। अगर इंडिया की इस पोजीशन को देखें हम लोग रीजनल और ग्लोबल लेवल पर, और ये देखें कि अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी पर्टिकुलर की प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल यूनिट्स हैं जो अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स पर काम करते हैं, राइट, बात करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसमें से एक तालिबान भी है। तो बताया जाता है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके साथ ही हमें अपने टर्म्स नहीं मेंटेन करने, बल्कि और भी जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, राइट, सोसाइटीज होती हैं, अफगान बॉडी पॉलिटिक्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके साथ भी इंडिया को थोड़े संबंध बनाकर चलने चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है रीजनल और ग्लोबल लेवल पर, उसको देखते हुए, राइट। तो ये वाली बात है। इसके अलावा इंडिया की पोजीशन नॉन एंगेजमेंट विद तालिबान की जो है, यानी कि हम तालिबान के साथ किसी प्रकार से एंगेज नहीं करेंगे, इसने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में भी इंडिया का रोल जो है वो रिड्यूस किया। जैसे कि हमने बात करी थी ना कि पिछली बार हमें इनवाइट नहीं किया गया था, राइट, वो इसलिए क्योंकि तालिबान के साथ हम लोग कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते हैं, राइट, किसी प्रकार का कनेक्शन या एंगेजमेंट नहीं करना चाहते हैं, और ये चीज इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड है, राइट। तो इसलिए इंडिया को इन्वॉल्व नहीं किया गया, राइट, इस अफेयर में, अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस वाली। तो ये वाली बात है। बट अगर हम लोग उसको थोड़ा ऐसा रिकॉग्नाइज करें तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें फिर इनवाइट किया जाएगा, हम भी हमारा भी रोल अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में देखने को मिलेगा। और आगे चल के इंडिया को क्या चीज करनी चाहिए गाइस, तो सबसे पहली चीज तो इंडिया को अब अपग्रेड करना चाहिए कि वो तालिबान के साथ कम्युनिकेट करें, बट एक कंडीशन के साथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग तालिबान के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो फिर उसकी जो दूसरी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में वो जो इन्वॉल्वमेंट उसका हमें देखने को मिलता है उसको अनदेखा कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग टेररिज्म के अगेंस्ट हमेशा से रहे हैं, हमें टेररिज्म को खत्म करना है, ये हमारी पॉलिसी है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडीशन ये रखेंगे कि तालिबान जो है वो जिस प्रकार से अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका जो रोल देखने को मिलता है, तो उस पॉलिटिक्स वाले रोल तक ही हम लोग सीमित रहकर उससे बातचीत करेंगे। मतलब कि मोटे मोटे तौर पर जैसे कि तालिबान है, तो तालिबान की दो चीजें हमें देखने को मिलती है। एक तो वो टेररिस्ट आउटफिट भी उसका हम लोग को देखने को मिलता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम लोग जो उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि तालिबान का एक मेजर रोल अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। तो हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स तक उससे बात करेंगे, मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का जो पॉलिटिकल रोल है उस पर हम लोग उससे बातचीत करेंगे, बट उसकी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसकी निंदा करते हुए हम लोग उसके अगेंस्ट जाकर काउंटर करेंगे उसकी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज को। तो इस प्रकार की एक लाइन जो है वो सेट करके, ये कंडीशन जो है वो सेट करके हम लोग तालिबान से बातचीत करें, राइट। और साथ ही साथ हमें उसको वही चीज लेजिटिमेसी जो है वो नहीं देनी है, उसको वैधता जो है वो नहीं देनी है, राइट, कि उसकी सरकार को, राइट, किसी गवर्नमेंट इन एग्जाइल को, राइट, उसको ऐसे हमें कोई ऐसी वैधता नहीं देनी है, बट उसका जो इंटरनल अफेयर्स है, इंटरनल मैटर जो उसका हम लोग को देखने को मिलता है तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर, तो उस पर रहकर हम लोग को उससे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि हमने जो उससे बातचीत नहीं करी है, हमारा जो ये नॉन एंगेजमेंट वाला जो पोजीशन हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि तालिबान से हम लोग कोई किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो उसके कारण से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हमारा जो है वो रिड्यूस हुआ है। हमारा जो रोल होता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में पीस डील में हम लोग को नहीं इन्वाइट किया गया, राइट, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है। बट हालांकि अभी नए प्लान के अंदर इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है, तो जब इंडिया को इनवाइट किया जाएगा तो हमें बातचीत जो है वो करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर पीस जो है वो लानी चाहिए, क्योंकि इंडिया का एक मेजर रोल हम लोग को देखने को मिलता है ना, ग्लोबल लेवल पर भी और रीजनल लेवल पर भी। तो इंडिया को इस प्रकार से काम करना चाहिए। तो ऐसे कुछ सजेशन है इंडिया के लिए, फ्यूचरिस्टिक सजेशन, इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है IR पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में, ठीक है।
तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की बात हो रही है। आपको बता देगा इस निधि यानी कि फंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक फंड है। मान के चलो ये एक तिजोरी है। इस तिजोरी में जो पैसा होगा वो किस चीज के लिए उपयोग में लिया जाएगा, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ सिक्योरिटी। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जो है वो पैसा लगाने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। तो यह है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ठीक है, तो इस फंड को क्रिएट करने का अप्रूवल यूनियन कैबिनेट के द्वारा दे दिया गया है। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था। ये फंड क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट, ये नॉन लैप्सेबल, सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड हम लोग को देखने को मिलता है। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है कि जैसे कि गाइस बजट वगैरह जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लगता है। हर साल हम लोग को बजट देखने को मिलता है, राइट, कि जितना बजट लगाया जाता है उस पर जो है वो खर्चे किए जाते हैं। तो ये है नॉन लैप्सेबल, मतलब कि इसमें जो पैसा आएगा वो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो जाएगा तो पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि फिर एक नया फंड जो है वो तैयार करना पड़ेगा, एक नया बजट तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ ऐसा सीन नहीं है। इसके साथ ये सीन है कि ये एक ऐसी तिजोरी है, ऐसा फंड है जिसके अंदर जो पैसा आएगा उसको आप इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हो और कभी भी यूज कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कोई लिमिटेशन है या किसी प्रकार की चीज है। जितनी भी हेल्थ केयर स्कीम वगैरह है उन सब में इसका पैसा उपयोग में लिया जा सकता है। क्लियर आपको यहाँ तक बात है। अब इसमें पैसा कहां से आएगा, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के थ्रू पैसा आएगा। आपको पता होगा कि जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो उसमें सेस भी होता है। सेस एक ऐसा टैक्स होता है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। पता है ना, इकोनॉमिक्स में सेस की डेफिनेशन हम लोग यही बोलते हैं कि सेस यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग यही जानते हैं सेस के बारे में, कि सेस में जो पैसे जो कलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक से एज अ टैक्स के तौर पर, तो ये एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस स्पेसिफिक पर्पस के उपयोग में लिया जा रहा है, नाम से समझ में आना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन पर्पस के उपयोग में लिया जा रहा है। तो ये वाला जो सेस कलेक्ट किया जाएगा, इस सेस के थ्रू जो पैसा इस तिजोरी के अंदर आएगा, इस फंड के अंदर आएगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, तो इससे पैसा निकाल के किस चीज में लगाया जाएगा, तो जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम जो हम लोग को हेल्थ मिनिस्ट्री की देखने को मिलती है, जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और इवन डिजास्टर प्रिपेयर करने के पर्पस के लिए या फिर कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसके रिस्पॉन्ड में ये सब पैसा जो है वो निकाल के उपयोग में लिया जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक बातें। इसके अलावा किसी भी फाइनेंशियल ईयर पे खर्चा जो है वो स्कीम के ऊपर किया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम के ऊपर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में खर्चा किया जा सकता है। तो वो सेम बात है जो मैंने आपको बताई कि ये लैप्सेबल नहीं है, राइट, मतलब कि साल के एंड में जो है वो ऐसा नहीं है कि इसको एंड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा या ये खत्म हो जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा, राइट। और यहां पर ये भी बताया गया कि इनिशियल तौर पर पैसा जो है वो इस फंड से निकाला जाएगा, फिर बाद में ग्रॉस बजटरी सपोर्ट भी मिलेगा। मतलब कि ये तिजोरी से अगर पैसा खत्म हो जाता है, राइट, इस रिजर्व से अगर पैसा खत्म हो जाता है तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब कि ये मान के चलो कि एक ऐसी तिजोरी है जिसमें हमेशा पैसा अवेलेबल रहे, इस चीज की इंश्योरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। क्लियर है आपको यहाँ तक बात है। ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोग को रखनी है, राइट। और इसका महत्व क्या है, तो इसका मेजर बेनिफिट यही है कि यूनिवर्सल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक्सेस जो है उसको बढ़ावा मिल जाएगा, यानी कि अच्छा खासा पैसा रहेगा, अवेलेबिलिटी रहेगी रिसोर्सेज की, तो उसके थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि वेरियस हेल्थ केयर एक्टिविटीज में वेरियस हम लोग को प्रोग्रेस देखने को मिलती रहेगी, राइट। नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, नई नई स्कीम्स पर पैसा जो है वो खर्चा कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो उससे यूनिवर्सल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर को हम लोग एनहांस कर पाएंगे, जिसका एक्सेस सभी को मिल सके, राइट। तो ये वाली बात है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। अब बात करेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल के बारे में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के बारे में। पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग इस बिल को समझने से पहले ये बिल जो लाया गया है इसकी आवश्यकता क्या है इसको समझें, क्योंकि इसकी आवश्यकता अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको ये टॉपिक जो है वो मतलब क्लियर हो जाएगा। तो देखो, दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं, ऐसी कॉलोनीज जिसको ऑथराइजेशन नहीं है, राइट। तो दिल्ली में काफी सारे लोग अनऑथराइज्ड एरियाज पर रह रहे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पर रह रहे हैं, राइट, और उनको प्रॉपर एम्यूनिटीज नहीं मिल रही है, यानी कि बुनियादी सुविधाएं जो है वो उनको नहीं मिल रही है, राइट। और बिल जो है ये प्रोवाइड करा रहा है ओनरशिप के राइट्स,
कि लोग बाग जो है वो वहां पर रह सकते हैं, जहां पर जिन अनऑथोराइज कॉलोनी में लोग रह रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं वहां पर, राइट। और ये बताया जा रहा है कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि संस्थागत ऋण उपलब्ध हो सकेंगे, मतलब कि वो लोन्स वगैरह ले सकते हैं, और उनकी जो बुनियादी सुविधाएं जो हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट, उनमें भी सुधार जो है वो होगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली में, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो लोग अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं उनको कंटिन्यू रहने देने के लिए ये बिल है कि वो कंटिन्यू रह सकते हैं, किसी प्रकार से उनको हटाया नहीं जाएगा जिस जगह पर वो रह रहे हैं, और इवन जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर और वेरियस फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको लेकर ये पर्टिकुलर बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और लोकसभा के अंदर ये बिल जो है वो पास हुआ है, राइट। दैट्स वाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। बिल का नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। और इस बिल के क्या प्रोविजन है, तो रेगुलराइज किया जा रहा है अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को, यानी कि कंटिन्यू रहने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो कॉलोनीज दिल्ली के अंदर 1 जून 2014 को थी और उनमें 50% तक का डेवलपमेंट 1 जनवरी 2015 तक देखने को मिला, तो ऐसी जो जो कॉलोनीज है अनऑथोराइज्ड कॉलोनी उनको कंटिन्यू रहने दिया जा रहा है, यानी कि इनके ऊपर सीलिंग वगैरह जो है वो नहीं लगाई जाएगी 31 दिसंबर 2023 तक, राइट। तो इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है सीलिंग से, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये बिल जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन सेकेंड एक्ट 2011 को अमेंड कर रहा है, और 2011 का जो एक्ट है गाइस इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 तक थी, और 2011 का एक्ट यही प्रोवाइड करा रहा था कि रेगुलराइजेशन जो है अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का, जो कि एग्जिस्ट करती थी दिल्ली में 31 मार्च 2002 पे, और जिनमें कंस्ट्रक्शन जो है वो 1 जून 2014 तक देखने को मिला था। तो ऐसी कॉलोनीज को जो है वो कंटिन्यू रहने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए ये बिल जो है वो पहले 2011 वाला लाया गया था। अब जो बिल लाया गया है उसने एक्सटेंड कर दिया है 2023 तक अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के ऊपर सीलिंग जो है वो नहीं लगेंगी, राइट। तो ये वाली बात है जिसके बारे में आपको एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। गाइस अब जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूं एक जानकारी के लिए कि हरियाणा के अंदर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है और जेजेपी जो है जन नायक जनता पार्टी, इसका गठबंधन हम लोग को देखने को मिलता है, इनकी गठबंधन सरकार है। तो उसके खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 55-32 मतों के अंतर से पराजित हो गया, डिफीट हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट, जो कि कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी कोलिशन के अगेंस्ट हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या, तो देखिए गाइस अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, और अगर हम लोग स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, तो राज्य विधानसभा। तो इसके अंदर हम लोग को जो मंत्री परिषद देखने को मिलती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, हाउस के अंदर, तो वो कलेक्टिवली हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जो है वो पसंद करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं कि पार्टी किसकी बनती है या फिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती है, जिस पार्टी को की मेजॉरिटी होती है, राइट, जिस पार्टी की बहुमत हम लोग को देखने को मिलती है वो पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। ये बात पता है ना आप लोग को, मेजॉरिटी जो होती है उसकी सरकार हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके पास मेजॉरिटी होती है। अब इसीलिए कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर मंत्री होते हैं जिनको वेरियस विभाग मिले होते हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज जिनको मिली होती है, राइट, जिस पर वो कार्य कर रहे होते हैं। तो हाउस के अंदर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनको अगर एमपी सपोर्ट करना बंद कर दें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट करना बंद कर दें, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके पास सपोर्ट नहीं होगा, और सपोर्ट नहीं होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे, वो ऑफिस से एग्जिट उनको करना पड़ेगा, राइट। और उनका ऑफिस से एग्जिट करना मतलब कि सरकार का गिरना, तो इससे सरकार जो है वो गिर जाती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो भी वो कार्य कर रहे होते हैं, उसके लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस में। तो उनको हाउस में बताना होता है कि उनको वो क्या क्या चीज कर रहे हैं, और उससे अगर जो हाउस के जो मेंबर्स हैं, राइट, पार्लियामेंट के मामले में एमपीज और स्टेट के मामले में एमएलएस, तो वो जो है वो अगर जब तक उनको लग रहा है कि हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सही तरीके से काम कर रही है, तब तक तो वो सपोर्ट करते हैं। बट जैसे ही उनको लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाएंगे, और जिस नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू
जो है वो सरकार गिरने तक की पावर हम लोग को देखने को मिलती है। तो काफी पावरफुल मोशन होता है, इस मोशन के थ्रू सरकार को गिराया जा सकता है। राइट, क्लियर है आपको यहाँ तक बातें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन तो नहीं है? तो देखो ये मोशन जो होता है नो कॉन्फिडेंस का, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए लाया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि सरकार जो है वो भी हट जाएगी, यानी कि सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी, नई सरकार फिर हमें देखने को मिलेगी। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो लोकसभा के मामले में आर्टिकल 75 आपको ध्यान में रखना है, राइट, लोकसभा के मामले में। और लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में आपको आर्टिकल 164 ध्यान में रखना है, राइट। तो ये आर्टिकल 75 जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, और 164 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उस स्टेट की, ठीक है। और लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो मिनिस्ट्री को रिमूव कर सकती है, राइट, अपने ऑफिस से नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। और इसके बारे में बकायदा रूल जो 198 हम लोग को लोकसभा का देखने को मिलता है, बकायदा उसके अंदर ये प्रोसीजर जो है वो स्पेसिफाइड है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो किस प्रकार से लाया जाएगा। उसके प्रोसीजर के बारे में लिखा है कि सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर लिखी है वो सिर्फ हम लोग को 198 रूल नंबर 198 जो है लोकसभा की उसके अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये कहता है कि मिनिमम 50 मेंबर्स जो है उन्हें मोशन एक्सेप्ट करना चाहिए, कि 50 मेंबर्स जब एक्सेप्ट करेंगे तभी मोशन जो है वो सामने लाया जाएगा, राइट। अगर नहीं करेंगे तो मोशन फेल हो जाएगा, राइट, हाउस के सामने लाने के लिए। और यहां पर यह देखने को मिलता है कि अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सुबह 10 बजे से पहले किसी भी सदस्य के द्वारा लिखित सूचना में दिया जा सकता है, यानी कि कोई भी सदस्य जो है हाउस के वो 10 बजे से पहले लिखित में दे सकते हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेकर आ रहे हैं। और मोशन जो ये नो कॉन्फिडेंस का होता है ये स्पीकर रीड करते हैं, राइट, स्पीकर के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा जो है वो पढ़कर सुनाया जाता है। और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि प्रस्ताव के पक्ष होने वाले में जो सदस्य होते हैं उनको अपने स्थान पर खड़े होकर जो है वो बताना पड़ता है कि वो जो है वो उसका पक्ष कर रहे हैं, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो खड़े होना पड़ता है उन लोगों को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर 50 एमपी जो है वो फेवर में आ जाते हैं स्पीकर के कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जाना चाहिए, राइट, तो फिर उसके बाद स्पीकर जो है वो एक डेट अलॉट करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्कस करने के बाद, राइट। बट ये बताया जाता है कि ये 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन की। फिर मोशन जो है इस वोट पे लाया जाता है, वोटिंग उसकी करवाई जाती है, और वॉइस वोट के थ्रू ये वोटिंग हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर कोई इशू आता है कि वॉइस वोट के थ्रू जो है वो पता नहीं लग पा रहा है कि कौन मोशन को सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो फिर उसके बाद दूसरे भी तरीके हम लोग को देखने को मिलते हैं वोटिंग के, राइट, जिसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो हार जाती है कॉन्फिडेंस मोशन में, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है मेजोरिटी के द्वारा, तो सरकार जो है उसको रिजाइन करना होता है, जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, राइट। और क्या क्या कंडीशन होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड, तो ये सिर्फ लोकसभा के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही लाया जा सकता है, और ये राज्यसभा के अंदर या फिर स्टेट, जिस भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अब मेरा एक सवाल, कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका नाम लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए। तो जिन भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है या फिर राज्यसभा के अंदर ये नहीं लाया जाता, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि पेश नहीं किया जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो लाया जा सकता है। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ये एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट या प्राइवेट मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता। तो ये चीज हम लोग को नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखने को मिले। बट मैं चाहूंगा कि आज ही आपने समझ तो लिया जो मैंने समझाने की कोशिश करी, आज ही आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक से नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूरी चीज डिटेल में कवर कर लीजिए, ठीक है। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्कस करेंगे वायरस पासपोर्ट के बारे में। तो वायरस पासपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा इसको शुरू किया गया है, राइट। और बताया जा रहा है कि ये हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है चाइनीज इंटरनेशनल ट्रेवलर्स का। चीन के अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो होते हैं उनका एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यक्रम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि शो करेगा कि एक यूजर के वैक्सीनेशन स्टेटस को और वायरस टेस्ट के रिजल्ट को, यानी कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जिसमें पूरे जो भी इंडिविजुअल जो होगा जो ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट, इंटरनेशनली, राइट,
चाइना के जो यात्री वगैरह जो है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो इस डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू पता लगेगी, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन स्टेटस की, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया, कब लगवाया, तो ये सब कुछ जानकारियां, राइट। ये सर्टिफिकेट जो है गाइस, ये चाइना के अंदर ट्रैवल करने के लिए और चाइना के बाहर ट्रैवल करने के लिए बताया जा रहा है, और ये सिर्फ चाइनीज सिटीजन्स के लिए अभी अवेलेबल है और इसको अभी तक मैंडेटरी नहीं किया गया है, राइट। यानी कि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है अथॉरिटीज का कि दूसरी कंट्री में इसका उपयोग जो है वो किया जाएगा जब चाइनीज ट्रेवलर जो है वो बाहर जाएंगे। तो मैंडेटरी वाला प्रोविजन नहीं है, बट एक मतलब कहा गया है कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर बाय चांस वायरस पासपोर्ट करके कुछ आ जाए एग्जाम में कि वायरस पासपोर्ट, अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, तो बेसिकली चाइना के सिटीजन चाइना के अंदर घूमने के लिए या बाहर जाने के लिए इस पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि चाइनीज पर्सन के जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं और वैक्सीनेशन स्टेटस हैं उनकी जानकारी देगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको बात है। अब INS करंज की यहां पर बात हो रही है, तो ये 3rd स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, याद रखना, और इसको इंडियन नेवी में अभी शामिल किया गया है INS करंज को। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में हमें देखने को मिला था। बताया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा कंट्री का बिगेस्ट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट है जो कि फ्लोट कर रहा है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। कहां पर है ये, तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, तेलंगाना के अंदर पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है, रामागुंडम जो हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि यहाँ पर थर्मल प्लांट रिजर्वायर NTPC का हम लोग को देखने को मिलता है, NTPC के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर कंट्री का सबसे बड़ा सोलार पावर प्लांट अभी तक का जनरेशन कैपेसिटी के मामले में ये तेलंगाना के अंदर बताया जा रहा है। तो कंट्री का सबसे बड़ा सोलार पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट जो फ्लोट होता है, राइट, पानी में तैरता है, तो वो जो है वो NTPC ने डेवलप किया है और ये तेलंगाना के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और इसको चालू करने की तैयारी की जा रही है अगले मई जून तक, और 100 मेगावाट की इसकी जनरेशन कैपेसिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। गाइस, अब नए IT रूल्स के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। अभी नया IT रूल जो है, न्यू IT इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स रूल्स 2021, तो इसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन आई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है केंद्र से, सेंटर से, इस पिटीशन के बारे में, राइट, कि इससे रिलेटेड जो सामने जो चैलेंज आए हैं, राइट, तो उसके बारे में कहा है कि केंद्र जो है वो रिटर्न में बताए कि क्या चीज है, राइट। क्योंकि पिटीशनर क्लेम कर रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल जो है इसको रेगुलेट करने की जो कोशिश की जा रही है नए IT रूल्स के थ्रू, राइट, इसमें सरकार जो है वो निगरानी रख रही है और इसने एक अलग तरीके की आचार संहिता या कोड ऑफ एथिक्स जो है वो लेकर आई है मीडिया कंपनीज के लिए। पूरा मुद्दा क्या है, तो नया IT रूल जो है गाइस, इसमें सेपरेट कोड ऑफ एथिक्स हम लोग को देखने को मिल रही है 2 प्रकार के पब्लिशर के लिए। एक तो वो वाले पब्लिशर जो कि जनरली न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट को पब्लिश करते हैं, राइट, और दूसरे जो कि क्यूरेटेड कंटेंट को पब्लिश करते हैं ऑनलाइन। तो देखो, नॉर्मल न्यूज की बात तो आप समझ गए हो कि नॉर्मल करंट अफेयर्स और न्यूज क्या होता है, जो चल रहा होता है तो उसकी जानकारी देना। मीडिया कंपनी जो होती हैं, जर्नलिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो बेसिकली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अफेयर चल रहे होते हैं तो उसकी वो जानकारी देते हैं, राइट। और दूसरे एक और चीज होती है, आपने देखा होगा काफी सारी जो मीडिया कंपनीज वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट कराती हैं, अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करती हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक के सामने पब्लिश करती हैं, राइट। मतलब कि वो जो रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो खुद ब खुद मीडिया कंपनी करने लगती है। आपने देखा होगा कई बार कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है वो फैसला नहीं सुनाती, मतलब उसका फैसला नहीं आया होता है, बट मीडिया अपना फैसला सुनाने लगती है अपनी रिपोर्ट वगैरह के थ्रू कि हमने जांच करी, हमारी एजेंसी की ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। तो ऐसा करके आपने देखा होगा कई बार ये सब चीजें, तो वो क्यूरेटेड कंटेंट होता है। तो इस प्रकार से कैटेगराइज जो है वो किया हुआ है राइट, ऑनलाइन न्यूज वगैरह को। और जो पेरेंट IT एक्ट जो था, यानी कि जो एक्चुअल में जो IT एक्ट जो ओरिजिनल जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके अंदर डिजिटल न्यूज मीडिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पर, ना ही उनके जो कंटेंट होते हैं उनके लिए एक स्पेशल रेगुलेशन लाया गया होता है। बट अभी नए IT रूल्स के अंदर ये एक तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया और उनके लिए एक अलग स्पेशल रूल्स रेगुलेशन और नए एथिक कोड जो है, सेपरेट एथिक कोड जो है वो सामने
प्रस्तुत किए गए। और कंटेंट जो रेगुलेट किया जाता था पेरेंट एक्ट के थ्रू, यानी कि ओरिजिनल आईटी एक्ट के थ्रू, जिसको ऑफेंस माना जाता था, जिसको अपराधों के दायरे में रखा जाता था, वो क्या थे, कैसे कंटेंट थे, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, यानी कि जो भी कंपनी सेक्सुअल मटेरियल को, एक्सप्लिसिट मटेरियल को पब्लिश कर रही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पब्लिश कर रही है, किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट पार्ट्स को शो कर रही है, या साइबर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती थी और नॉर्मल कोर्ट में उनका ट्रायल चलता था, राइट, ऐसी कंपनीज वगैरह का, राइट। तो ये वाली चीज है। और चिंता वाली बात आज की डेट में यही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि नए आईटी नियम डिजिटल समाचार मीडिया के लिए अत्यंत गंभीर रूप से हानिकारक है, राइट। यानी कि काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि डिजिटल न्यूज मीडिया को सीरियसली हार्म करेंगे नए आईटी रूल्स, राइट। और ये नियम इनके अधिकारों के लिए भी विनाशकारी बताए जा रहे हैं कि उनके जो राइट्स है मीडिया कंपनीज के, तो उसके लिए भी डिस्ट्रक्टिव ये नए रूल्स बताए जा रहे हैं। नए नियम बताया जा रहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको वॉयलेट कर रही है। और साथ ही साथ ये नियम हमें देखने को मिल रहा है कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड की जाती है, राइट, कंपनीज वगैरह को सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट का उसके तहत, तो उससे भी डिप्राइव करेंगे। और सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक मीडिया में एक डिबेट चल रही है, आपने डिबेट फंक्शंस देखे हैं, राइट, कि आपको पता होगा इसकी न्यूज वाली कंपनी जो है वो डिबेट वगैरह कराती है, काफी सारे लोग जो है वो डिबेट में चिल्लाते हुए नजर आते हैं, लड़ते हुए नजर आते हैं, राइट। तो ये वाली चीज आपने देखी होगी। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जैसे कि कंपनी वगैरह जो होती हैं उनको किस प्रकार की प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको जब सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के बारे में समझाया था, तब उस समय हम लोग फेसबुक वगैरह और इस प्रकार की सोशल मीडिया कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फेसबुक पर किसी व्यक्ति ने कोई पोस्ट किया, ठीक है, तो उस व्यक्ति के पोस्ट करने के लिए, यानी कि जो उस व्यक्ति ने जो पोस्ट किया है उसके लिए फेसबुक जिम्मेदार नहीं है, वो व्यक्ति इंडिविजुअली जिम्मेदार है। वैसे ही मीडिया कंपनीज के अंदर जो डिबेट में जो आए हुए व्यक्ति हैं, वो जो चीज बोल रहे हैं उसके लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मीडिया कंपनी, राइट, उसको पब्लिश करने के लिए। तो इस प्रकार का जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड की जाती है, राइट, तो वो उससे भी वंचित हो जाएंगे ये लोग, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है, उससे भी डिप्राइव हो जाएंगे। तो ये चीज देखने को मिल रही है। और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझाऊं तो ये जो आईटी रूल्स 2021 जो है गाइस, ये दो डिस्टिंक्ट सेट ऑफ रेगुलेशन के तहत इंट्रोड्यूस किए गए थे, यानी कि दो अलग अलग जो रेगुलेशन जो है वो बनाकर इसको इंट्रोड्यूस किया था। एक जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि इंटरमीडिएटरीज वगैरह जो होते हैं उनके लिए एक नॉर्म्स था, यानी कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी चल रहा है, तो उसकी जानकारी दे रहा है, इंटरमीडिएटरी है ये, राइट, कि पब्लिक को उसकी जानकारी दे रहा है। दूसरे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पब्लिशर जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि मतलब जो अपना क्यूरेटिव कंटेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, तो वो वाली चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसके लिए बताया गया कि 3 टियर कंप्लायंस मैकेनिज्म भी लाने की बात की हुई है, जिसके बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी कुछ समय पहले भी पढ़ा चुका हूँ। 3 टियर कंप्लायंस मैकेनिज्म के बारे में याद आ रहा है कि नहीं यार? अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ था कि सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होगी। ओटीटी एप्स के बारे में जो हम लोग ने बात करी थी ना, तो उसमें ये 3 टियर कंप्लायंस मैकेनिज्म था, राइट, कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, और सरकार के पास मेन रोल हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेंट जो है वो पब्लिश किया जाना चाहिए या कौन सा नहीं किया जाना चाहिए, किस पर रोक लगानी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये इसी को लेकर पूरा चैलेंज हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, पेटिशन सामने आ रही है। तो ये सब जो आज की डेट में जो ये चीज चल रही है ना, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जो नए नियम सामने रखे गए हैं, राइट, आईटी एक्ट के जो नए नियम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, मीडिया कंपनी के ऊपर शिकंजा कसने की जो बात हो रही है, तो वो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये वाली चीज आपको बताई थी, और देखो आज पिटीशन के तौर पर भी ये चीज सामने आ गई है। तो आपको अपनी अप्रोच भी पढ़ते समय इसी प्रकार की रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको उस समय बताया था कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से रेगुलर स्टूडेंट आप होंगे, फॉलो कर रहे होंगे काफी समय से, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 10 दिन पुरानी बात होगी। तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे सरकार क्या करेगी, जितने भी कॉन्टेंट्स वगैरह जो है स्पेशली मीडिया, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और वही चीज यहाँ पे सामने हुई है। इसी बात को लेकर एक पेटिशन ने चैलेंज किया है, इसी सेम चीज को लेकर, राइट। तो आपको अपनी चीज, अपनी तैयारी ऐसी रखनी है, इस प्रकार की रखनी कि आप कोई एक कंटेंट को देखें, राइट, यानी कि कोई एक आर्टिकल है तो उस आर्टिकल की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी आप लेते हुए चलें, राइट। और इसलिए तो मैं जो आपको चीजें प्रोवाइड कराता हूं वो बिल्कुल 360 डिग्री एंगल से चीज प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आपका एक टॉपिक जो है वो पहले ही कवर हो जाए, उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो
नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ऐसी गेन कर रहे हो उस आर्टिकल से रिलेटेड कि आने वाले समय में किस प्रकार के आर्टिकल आएंगे उसकी जानकारी पहले ही आपको हो जाए। जैसे कि आपको याद आ रहा होगा, अभी आप रिलेट कर गए होगे चीजों के साथ, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि भले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अल्टीमेट पावर जो है वो किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। इससे क्या होगा, मैंने आपको क्लियरली मीडिया का कहकर बताया था कि मीडिया कंपनीज के ऊपर जो है वो शिकंजा कस सकती है सरकार, राइट, उनको कंट्रोल कर सकती है क्लियरली। आज की मैंने आपको याद आ रहा, बताया नहीं था कि मीडिया को हम लोग फोर्थ पिलर बोलते हैं, राइट, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाएगी किसके, सरकार के। तो ये एक बड़ा इशू हो सकता है। तो ये मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया था, वो वहां पे आर्टिकल में मेंशन नहीं भी था तो भी मैंने आपको बताया था, और अब देखिए आगे आर्टिकल के अंदर ये, और वो भी 10 दिन पुरानी बात है ये। तो इस प्रकार से आपको तैयारी कर रही है, और यही चीज जो है वो अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो यही फायदा आपको मिलता है, राइट। यहां पर गाइस जब डिस्कस करेंगे सीटी एंड रेगुलेशन एक्ट 1995 के बारे में, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के बारे में, तो बताया जा रहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और 70 मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें न्यूज़पेपर्स भी इंक्लूडेड है। एक्चुअली में एक पिटीशन सामने आई है, जिस पिटीशन में डिमांड की जा रही है कि अथॉरिटी जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराएं कि किस प्रकार से लोगों की जो राइट टू प्रिवेसी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि ये मीडिया कंपनी जो है वो उनकी राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन ना करे, उनकी राइट टू प्रिवेसी को हार्म ना करें, राइट। तो ये क्या चीज है, क्या पूरा मामला है, क्या केस है, तो उसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे कई बार इस प्रकार के केस हो जाते हैं कि लोग बाग जो है वो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डाल देते हैं किसी व्यक्ति की फोटो वगैरह को खींच कर, राइट, कि और इस पर कोई भी एज सच इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होती है, राइट। बट इस प्रकार के कोई कुछ लोग होते हैं ना कि जो किसी को बदनाम करने के लिए पोस्ट वगैरह डाल देते हैं, राइट। अब वो पोस्ट कितना सही है कितना गलत है, जैसे किसी व्यक्ति की फोटो खींची, उसके नीचे लिख दिया कि ये व्यक्ति जो है वो परेशान कर रहा था मुझे, या इस प्रकार की XYZ चीजें लिख दी, राइट। अब ये चीज हो गई वायरल। अब जब ये चीज हो गई वायरल तो मीडिया कंपनी ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी, डायरेक्टली एक तरफा डिसीजन दे देकर बार बार मीडिया में जिस भी व्यक्ति की फोटो है उसके खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर दिया कि देखो ये व्यक्ति कितना ये है, कितना ऐसा है, कितना वैसा है। जुडिशरी ने अभी तक अपना जजमेंट नहीं दिया, बट मीडिया कंपनी ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होता है, इससे पब्लिक के बीच में, क्योंकि इन्फ्लुएंस होती है पब्लिक मीडिया के थ्रू, तो पब्लिक जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। अब जब पब्लिक इन्फ्लुएंस होगी तो ये व्यक्ति का तो करियर, ये व्यक्ति की तो जिंदगी खराब होगी ना। जिस व्यक्ति का की पूरी प्रोफाइल जो है वो टीवी पर पेश कर दी या फिर न्यूज़पेपर पर पब्लिश कर दिया, राइट, बिना ये जाने कि वो व्यक्ति सही है या गलत है। मतलब मीडिया कंपनी ने खुद ब खुद अपना फैसला सुना दिया, जुडिशरी ने अपना फैसला नहीं सुनाया, मीडिया कंपनी ने फैसला सुना दिया। बाद में जाकर मान लेते हैं हम लोग कि जुडिशरी इस व्यक्ति को अगर निर्दोष जो है वो डिक्लेयर कर दे कि वो दोषी नहीं है, सामने वाला व्यक्ति, राइट, उसने गुनाह नहीं किया है, राइट, तो वो बाइज्जत बरी अगर हो जाए। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, पब्लिक के बीच में तो एक छवि बन गई ना सामने वाले व्यक्ति की, और पब्लिक के बीच में छवि बन गई तो आप बोलोगे सर पब्लिक से क्या लेना देना, उससे क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर के लोगों से क्या लेना देना। गाइस जब क्या होता है कि जब लार्ज लेवल पर, मास लेवल पर चीजें जब खराब होती हैं तो बाहर के लोगों से भी लेना देना होता है, सोसाइटी से भी लेना देना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो सोसाइटी में ही रहना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति को टीवी पर टेररिस्ट घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति जो है वो टेररिस्ट है, या फिर एक व्यक्ति को जो है वो कि ये लड़कियों का हरासमेंट करता है, इस प्रकार से एक व्यक्ति को जो है वो कर दिया, पब्लिश कर दिया टीवी पे। बाद में आकर पता लग रहा है कि जुडिशरी ने बोला कि नहीं नहीं, वो जो है वो मामला जो है वो गलत था, ये गलती जब फंस गया था, जो भी है ये बाइज्जत बरी इसको कोर्ट ने कर दिया। अब मीडिया में बाइज्जत बरी ये हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन उतनी नहीं आएगी जितनी की नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा फैलेगी। तो उससे क्या हुआ, ऑलरेडी सोसाइटी जो है, पब्लिक जो है, उसके बीच में उस व्यक्ति की छवि जो है वो बिगड़ गई। अब इस व्यक्ति को ना जॉब मिलेगी, ना किसी भी प्रकार की सोसाइटी से मदद मिलने वाली, बल्कि उसका उल्टा ही होगा। जहां पर भी वो व्यक्ति जाएगा वो किस किस को एक्सप्लेन करेगा, नहीं करेगा ना। और मीडिया के अंदर तो ये शक्ति होती है कि एक साथ मासेस जो है उस तक पहुंच जाती हैं, चीजें उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, और वो व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर किन किन को बताएगा, नहीं बता पाएगा ज्यादा लोगों को। जिनके दिमाग में वो छवि क्रिएट हो गई वो तो कंटिन्यू रहेगी। तो इसके कारण ये भी हो रहा है कि लोगों की जो प्रिवेसी है, राइट टू प्रिवेसी, उस पर खतरा हो रहा है, राइट, ये सब कंपनीज वगैरह के कारण। तो कोर्ट ने क्या कहा है, तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी चीज मीडिया में जो ब्रॉडकास्ट होती है उसको CTN केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के थ्रू गवर्न किया जाता है, और ये जो कानून है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो प्रोग्राम कोड जो डिफाइंड है इस कानून के अंदर, उसके तहत यानी कि उसके दायरे में ये कानून जो है वो फॉलो किया जाता है। और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर टीवी चैनल्स और दूसरे ऑनलाइन पोर्टल्स, न्यूज एजेंसीज, सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग
सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब भी इसमें शामिल है, इसमें इंक्लूडेड बताए जा रहे हैं। तो सीटीएन एक्ट 1995 के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूं तो इस कानून के अंदर जो चीज मेंशन्ड है, यानी कि जो प्रोग्राम कोड इसके अंदर मेंशन्ड है और जो भी प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करते हैं तो 1,000 रुपए का फाइन और 2 साल की सजा होती है पहले ऑफेंस में, पहली बार में, और उसके बाद फिर अगर फिर से करते हैं तो 5,000 रुपए का फाइन और 5 साल तक की सजा जो है वो होती है, या फिर दोनों। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है। और इस कानून को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो सेक्शन 20 जो सीटीएन 1995 का हम लोग को देखने को मिलता है, उसका कहना यह है कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, प्रोहिबिट करती है या ट्रांसमिट करने से रोकती है या रीट्रांसमिशन यानी कि रीपब्लिश होने से रोकती है ऐसे प्रोग्राम को जो कि प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजिंग कोड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसके दायरे में नहीं आते ऐसे कंटेंट वगैरह, राइट। तो ये वाली चीज है। बट बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि पहले से सर्टिफाई करे कंटेंट को टीवी के लिए कि टीवी में कौन सा कंटेंट चलाया जाएगा। जैसे कि मूवी रिलीज होती है तो मूवी पहले सेंसर बोर्ड के पास आती है, उसके बाद फिर मूवी रिलीज होती है ना। बट टेलीविजन के लिए ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो कि पहले से सर्टिफाई करे एक कंटेंट को। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर हमें देखने को मिलती है, ये आईबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जो कि मॉनिटर करती है कि जो भी पर्टिकुलर कंटेंट टेलीकास्ट होते हैं, राइट, प्राइवेट टीवी चैनल्स में उनको मॉनिटर करती है कि चेक करती है कि वो प्रोग्राम एंड एडवर्टीजमेंट कोड के अधीन है कि नहीं, यानी कि उसके अंडर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और स्पेसिफिक कंप्लेंट्स वगैरह जो होती हैं कोड के उल्लंघन से रिलेटेड, ये देखती है एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी आईएमसी। और टीवी चैनल के रोल की बात करें गाइस हम लोग, तो देखो रूल 6 जो हम लोग को केबल टीवी नेटवर्क रूल का देखने को मिलता है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चैनल की कि वो इंश्योर करें कि वो जो प्रोग्राम जो दिखा रहे हैं वो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी को दे दी जाती है जो कंपनी प्रोग्राम पब्लिश करती है। और सब सेक्शन सी जो रूल 6 का है ये स्पेशली मेंशन करता है कि प्रोग्राम जो अटैक करते हैं रिलीजन के ऊपर या कम्युनिटीज के ऊपर, या फिर जिसमें विजुअल या फिर वर्ड्स के थ्रू जो है वो रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट जो बातें बोली जाती है या फिर जो कम्युनल एटीट्यूड को प्रमोट करते हैं, तो उनको केबल सर्विस में नहीं दिखाना चाहिए, यानी कि ऐसे कंटेंट जो है वो पब्लिश नहीं होने चाहिए। और आज की डेट में क्या चीज की आवश्यकता है, किन उपायों की आवश्यकता है, तो सेंसिटिव वीडियो जो एयर हो जाते हैं, यानी कि सभी के सामने पब्लिश जब हो जाते हैं, उनकी फुटेज वगैरह, राइट, जो कि एक पर्सन की राइट टू प्राइवेसी को हार्म कर सकती है, तो आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है तो उसका उल्लंघन कर सकती है, तो उसको नहीं दिखाना चाहिए इस प्रकार की फुटेजेस वगैरह को, राइट। इसके अलावा प्राइवेट लाइफ जो हम लोग को देखने को मिलती है सिटीजन्स की, तो उसको मीडिया के अंदर नहीं दिखाना चाहिए, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर स्पाई कैमरा जो होते हैं ना, तो जैसे कि आप कई बार देखते हैं कि वही मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन जब करती है मीडिया वगैरह, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। और इवन अगर सिटीजन सहमत है तभी उनका कंटेंट जो है वो पब्लिश करना चाहिए इस प्रकार से, वरना नहीं करना चाहिए। वो चीज मैंने आपको बताई ना कि फेसबुक के पोस्ट को दिखाकर जो है वो पब्लिश करके बहुत बड़ी दिक्कतें भी कई बार क्रिएट हो जाती हैं। जैसे एक दो केस हम लोग को पहले भी इस प्रकार के देखने को मिले थे कि एक लड़की ने आरोप लगाया था लड़की के ऊपर छेड़छाड़ का, फिर बाद में पता लगा कुछ सालों के बाद कि वो लड़का जो है मतलब उसको ना कहीं जॉब मिली, जॉब से उसको निकाल दिया और बहुत जुर्म जो है वो उस लड़के को और उसकी फैमिली को जो है वो सहना पड़ा। फिर बाद में जाकर फिर उसका एक इंटरव्यू वगैरह भी आया था, तो उसके थ्रू ये सब चीजें पता लगी। तो आपने भी नोटिस की होंगी ये सब चीजें, राइट। तो यही सब चीजें हैं तो जिस पर रोक लगाने की आज की डेट में आवश्यकता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो है ही। अब गाइस बात करेंगे टेलीकॉम लाइसेंसिंग कंडीशंस अमेंडमेंट के बारे में, राइट। तो आपको पता होगा इसकी जो टेलीकॉम कंपनीज वगैरह जो होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इसी लाइसेंस कंडीशन को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अभी अमेंड किया गया है, तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसके अंदर डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को पैरामीटर रखते हुए कहा गया कि जो भी इक्विपमेंट परचेज किए जा रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, वो इक्विपमेंट जो होने चाहिए वो ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू होने चाहिए, राइट, ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू। क्योंकि देखो आपको शायद याद आ रहा होगा हम लोगों ने हुआवे के बारे में डिस्कस किया था, आपने हुआवे के मोबाइल्स देखे होंगे, हुआवे के वेरियस वाईफाई राउटर्स आते हैं, वेरियस डिवाइसेस हुआवे बनाती है। तो हुआवे जो कंपनी है गाइस, और हवाई जिसको जनरली बोलते हैं बट वो हवाई नहीं, हुआवे है उसका कंपनी का नाम। तो हुआवे जो कंपनी है, तो वो जो कंपनी है ये बेसिकली चाइना की कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर काफी सारी कंट्रीज ने आरोप ये लगा के रखा हुआ है कि ये जो कंपनी है ये
स्पाई करती है, जासूसी करती है। और आपको बता दें कि 5G के मामले में हुआवे सबसे पहली ऐसी कंपनी थी जिसने क्लेम किया था कि इसके पास 5G रेडी इक्विपमेंट्स मौजूद है। मतलब कि टेलीकॉम कंपनी से कहा कि आप जो है वो हमारे इक्विपमेंट परचेज करो और 5G की सेवा जो है वो शुरू कर दो। तो इसने इसके पास 5G रेडी इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि बस इसको ऑर्डर दो और इक्विपमेंट जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये चीज थी इसके साथ। तो इसने क्या बोला था कि ये 5G सर्विसेज को ऑफर करने वाली पहली कंपनी है और 5G से रिलेटेड सभी इक्विपमेंट्स इसके पास है। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कंपनी है ये चाइना की है और इस कंपनी के ऊपर आरोप है कि ये वेरियस डेटा जो है वो लीक करके चाइनीज सरकार को प्रोवाइड कराती है, राइट, हुआवे कंपनी। और ना ही सिर्फ, मैंने उस समय जब इस हुआवे के केस स्टडी करी थी, जब मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था जो मैं अभी फिर से यहां पर मेंशन करना चाहता हूं, जिसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखें, कि चाइना के अंदर एक रूल हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना की टेरिटरी में जो भी कंपनी स्टैब्लिश होगी, उस कंपनी को स्टैब्लिश करने से पहले जो एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो रूल्स रेगुलेशन एग्रीमेंट्स होते हैं ना, तो उस एग्रीमेंट साइन करना होता है। उसमें बाकायदा मेंशन्ड है कि चाइना अगर उस कंपनी से, जो कंपनी चाइना के अंदर है, राइट, सेटअप है, तो उस कंपनी से चाइना जो है वो डेटा जो है वो मांग सकती है और वो कंपनी रिफ्यूज नहीं करेगी डेटा देने से। अगर उस कंपनी ने डेटा देने से रिफ्यूज किया तो चाइना जो है वो बंद करा देगा उस कंपनी को, यानी कि उसको वहां पे रहने नहीं देगा, बिजनेस करने नहीं देगा। तो ये वाली चीज, चाइना के अंदर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करो, तब चाइना की ये कंडीशन होती है जिसको फुलफिल करना होता है, राइट। और उस कंडीशन में बकायदा इस पॉइंट में मेंशन है ये वाली चीज कि उस कंपनी को जब भी अगर चाइना मांगती है, चाइनीज गवर्नमेंट जब भी मांगती है उस कंपनी से कोई डेटा, तो वो कंपनी उस डेटा देने से रिफ्यूज नहीं कर सकती। तो ये तो एक लीगल बाउंडेशन हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हुआवे जो कंपनी है उसमें बताया जाता है कि वेरियस जो मेजर शेयर है वो चाइनीज गवर्नमेंट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, या उनके रिप्रेजेंटेटिव के, अधिकारियों के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अब हुआवे अगर 5G सर्विसेज वेरियस जगह पर ऑफर करेगी तो 5G की मदद से ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारा डेटा जो है वो चला जाएगा, और इसके थ्रू डायरेक्टली, क्योंकि देखो 5G ऐसी सर्विस है गाइस जो कि सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके थ्रू बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग को देखने को मिल सकती है, राइट। तो इससे क्या होगा कि चाइना जो है वो हैक कर सकती है सर्वर को, किसी कंट्री के प्राइवेट सर्वर तक को हैक कर सकती है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आधारित ये पूरे सर्वर चलेंगे, इनकी डिवाइसेस के ऊपर आधारित पूरे सर्वर काम करेंगे, तो वो हैकिंग करवा सकती है, उससे रिलेटेड डेटा मांग सकती है, फुटेज वगैरह निकलवा सकती है, प्राइवेट फुटेज वगैरह। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये कंसर्न था, ये चिंता वाली बात थी, राइट। तो इसलिए जो ये नया लाइसेंसिंग कंडीशन आई उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियर करके रखी कि एक कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब वो कंपनी ट्रस्टेड सोर्सेज से इक्विपमेंट्स परचेज करेगी, क्योंकि ये डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योरिटी पैरामीटर को सामने रखते हुए ये नॉर्म्स जो है वो इंक्लूड किया गया। और 15 जून से टेलीकॉम कंपनी जो है गाइस वो टेलीकॉम प्रोडक्ट वही यूज करेंगी जो ट्रस्टेड सोर्सेज से होगा, राइट। यानी कि ट्रस्टेड सोर्सेज, और ट्रस्टेड सोर्सेज के बारे में सरकार जानकारी देगी कि ये लिस्ट है फलाना, इस लिस्ट में ये कंपनीज मौजूद है, इन कंपनी से आप परचेज कर सकते हैं इक्विपमेंट, जिसके बाहर की कंपनी से नहीं कर सकते, राइट। और टेलीकॉम्स को परमिशन लेनी पड़ेगी, टेलीकॉम कंपनीज को परमिशन लेनी पड़ेगी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से, अगर वो प्लान करते हैं अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, राइट। और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को अगर उनको उपयोग करना है तो परमिशन लेंगे वो, कि वो जो इक्विपमेंट्स है वो ट्रस्टेड प्रोडक्ट से परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद उनको परमिशन जैसी ग्रांट होगी वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। क्लियर आपको यहां तक बात है। और अभी जो अथॉरिटी को डेजिग्नेट किया है ये डिसाइड करने के लिए कि ट्रस्टेड सोर्सेज की लिस्ट जो है वो क्या होगी और नॉन ट्रस्टेड टेलीकॉम इक्विपमेंट सोर्स और प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, तो वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इनको बनाया गया है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इस चीज का डिसीजन लेने के लिए। और ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है, इनका डिसीजन जो होगा ये एक कमिटी अप्रूव करेगी इनके डिसीजन को, और इस कमिटी को हेड किया जाएगा डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा, राइट, एनएसए के द्वारा, राइट। और ये कमिटी जो होंगी इनमें मेंबर्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, और 2 मेंबर्स इंडस्ट्री के भी हम लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। अब चाइनीज कंपनीज के ऊपर इस पर क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो देखो मैंने हुआवे के बारे में भी आपको बता ही दिया था, और ZTE के बारे में भी आपको बता ही दिया था। तो इन सब कंपनीज के लिए अब काफी डिफिकल्टी आ जाएगी कि ये इंडियन टेलीकॉम प्लेयर्स को फ्यूचर में अपने इक्विपमेंट्स नहीं बेच पाएंगी, फर्स्ट पॉइंट। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की मैं आपसे बात करूंगा इस, तो 2014 में PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसके द्वारा क्रिएट किया गया था ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये
जो ऑफिस है इसका, ये कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग एजेंसीज के साथ नेशनल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी मैटर्स पर्सपेक्टिव से, राइट। तो ये वाली चीज है। और ये था गाइस अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा। और गाइस आज जो आपका होमवर्क है वो चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बारे में आपको पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से, ठीक है। और बाकी पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 100 रुपीज पर मंथ की मात्र फीस है गाइज। इस फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है पूरे महीने तक। 100 रुपीज पर मंथ की फीस है, ठीक है, पर मंथ की फीस है। डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जो भी आप डेली लेक्चर्स सुनते हैं। हैंडआउट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली रिवीजन के लिए। आपको वीकली रिवीजन के लिए वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ्स का, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और इसके अलावा और भी अपने काफी सारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी लॉन्च हो गई है यूपीएससी की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके सामने स्लाइड्स आएंगी उनमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हर एक कोर्स के बारे में और करंट अफेयर्स के पीडीएफ पैकेज के बारे में भी, और पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन है। बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये नंबर मेरा है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल पे ये मेरा नंबर सेव कर लो, 9713282838। इस नंबर पर आप कॉल मत करना प्लीज, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे कल तो संडे है, कल आपका जो है वो कौन सा लेक्चर आएगा? कल आपका वीकली कंपाइलेशन वाला लेक्चर आएगा, क्योंकि कल आपका रिवीजन वाला डे है, राइट। और आपका एमसीक्यू क्विज जो है वो कल कंडक्ट किया जाएगा, राइट, करंट अफेयर्स का। तो फिर रेडी रहिएगा एमसीक्यू क्विज के लिए। मतलब वीक में एक दिन जो होता है वो आपका क्विज कंडक्ट करवाया जाता है, टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है करंट अफेयर्स का। तो अब मंडे को मिलेंगे हम लोग डेली लेक्चर में। कल आपका रिवीजन वाला लेक्चर आएगा, कल रिवीजन करिएगा, राइट। तो चलो मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।